क्या काम चल रहा है जी? सेक्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको मालूम है एक ऐसी केमिस्ट्री होगी जिसके अंदर फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। अब इस केमिस्ट्री में फिजिक्स कौन सी वाली इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है? नाम से जाहिर है। क्या नाम है जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट है कुछ केमिकल रिएक्शंस के साथ। क्या इन्वॉल्वमेंट है सर जी? कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके होते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमने ओ लेवल में इसका ऑर्डिनरी वर्जन पढ़ा हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी काम क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से केमिकल रिएक्शन होता था। अब वैसे तो हमारा मुद्दा A2 में क्या होगा? पहले तो मैं ओ लेवल वाला रिवाइज कर रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके क्या करूं, प्रोवाइड करके रिएक्शन कराऊं। लेकिन अब मेरा असल काम क्या होगा? असल काम ये होगा केमिकल रिएक्शंस कराकर बिजली पैदा करना। क्या करना जनाब साहब? केमिकल रिएक्शंस करवाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हमारा A2 का मुद्दा है। लेकिन अभी तक हम उस मुद्दे तक पहुंचे नहीं हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? वैसे एक बात बता दूं आपको, इस चैप्टर के मुताबिक हम केमिस्ट्री में बिजली पैदा करना सीखेंगे, और फिजिक्स में जो भी चैप्टर चल रहा है या जो अगला चैप्टर आएगा फिजिक्स में, उधर क्या होगा? फिजिक्स में भी बिजली पैदा करना सीखेंगे। हमारा अब से जो हमारा जिस सिलेबस के फेज में हम एंटर हो गए हैं, अब हमारा मकसद क्या होगा? केमिस्ट्री के मुताबिक बिजली कैसे पैदा होती है, और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के तरीके से बिजली कैसे पैदा होती है। केमिस्ट्री के तरीके से बिजली बड़े वो क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल पर पैदा होती है, ये सेलों के स्केल पर। फिजिक्स के तरीके से बिजली बहुत लार्ज स्केल पर पैदा होगी, डेमो वाले स्केल पर। तो देखेंगे हम कि वहां कौन सी बिजली पैदा करनी है, यहां कौन सी बिजली पैदा करनी है। बिजली तो बिजली होगी, वहां कैसे पैदा करनी है और यहां कैसे पैदा करनी है, ये हमारा एक टॉपिक होगा। बहरहाल यहां भी तो हमने बिजली पैदा करने की बात नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पे? बिजली प्रोवाइड करके दिखाएं जी क्या क्या नोट्स लिखे हुए आपने, बड़ा कॉपी दिखा दो आपके। अगर हम सीक्वेंस को फॉलो करें तो मैंने पहले इलेक्ट्रोलिसिस के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ टर्म्स पढ़ा दी कि इलेक्ट्रिसिटी की ये वाली टर्म्स हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस ये वाले हैं। वैसे कौन कौन से वाले हैं? रीडॉक्स वाले रिएक्शंस की बात होती है। मतलब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? वोल्टेज, जिसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं जनाब साहब? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। और केमिकल रिएक्शंस में कौन से रिएक्शंस है? रिएक्शंस का भी एक पर्टिकुलर नाम है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके कोई रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो हम ऐसे सेटअप को कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन को करा के ये पैदा करवाएंगे तो ऐसे सेटअप को हम क्या कहेंगे? वोल्टिक सेल। क्या कहेंगे जनाब साहब? दिस इज सम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड अगर आप यहां से वहां जाते हैं, दिस इज सम वोल्टिक सेल। ये सारी समरी मैंने आपको पहले से सुनाई हुई है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमने कहा जी हमारा भी ज्यादा पहला टॉपिक कौन सा था? हमने कहा हम अभी वोल्टिक सेल नहीं पढ़ेंगे। कौन सा सेल पढ़ेंगे जी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होता है? हमने कहा उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, फिर हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड होता है, जिस कंपाउंड का क्या होना जरूरी होता है? इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी होता है। फिर हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ज्यादातर बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग आयंस होती है। फिर वो फ्री मूविंग आयंस जब आयंस मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं? हमने कहा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं?
वो प्लेटें होती हैं जो करंट को कैरी इन एंड आउट करती हैं। पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव आयंस जाते हैं, नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव आयंस जाते हैं। जहां पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस जाते हैं उसको कैथोड कहते हैं, जहां नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस जाते हैं उसको एनोड कहते हैं। करते करते क्या हुआ, हमने कहा जब एनायंस एनोड के पास जाते हैं तो वहां जाकर चिपकने की कोशिश करते हैं। जब वहां जाके वो चिपकने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है? एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ये जो एनोड है जहां पे एनायंस जाते हैं, एनोड की प्लेट जो है वो किस तरह की चार्ज्ड है, और जो एनायंस जाते हैं वो क्या होते हैं? जब उसके सरफेस को टच करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एनायंस में से निकलकर एनोड में चले जाते हैं, या एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं। किस में से? एनायंस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है, तो वहां पे एनायंस में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। ये निकालना, रिमूव करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा था जी एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह फिर कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन होती होगी। एक लफ्ज हमने पढ़ा होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे याद होता है? एनॉक्स। कैथोड पे रिडक्शन कैसे याद होगी? रेड कैट। क्या जनाब? एनॉक्स और रेड कैट का हिसाब हमने लगाया हुआ है। फिर करते करते ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? एक को ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन होने चाहिए, दोनों को बैलेंस करते हैं। अगर पहले से बैलेंस हो तो काट देते हैं, जो इधर बच गया जो उधर बच गया, दैट्स इट। किसको मसला इस बात से? आई थिंक हमने ये वाली बात जो है वो की होगी, और मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं है। फिर मैंने आपको एक पेज दिया होगा, उस पेज पर क्या चल रहा है? उस पेज पर एक्वियस वालों की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। लेकिन मैं पहले आपकी नॉर्मल नोट्स के अंदर एक्वियस वालों की एक दो एग्जांपल्स कराना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके इस पेज की तरफ जाता हूँ। ये लीजिए जनाब साहब, हमने कल किस किस की इलेक्ट्रोलिसिस की है? सिर्फ एक की। किसकी? मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं सेल शेल नहीं बनाऊंगा, अब मैं सीधा सीधा रिएक्शंस लिखवाना चाहूंगा। जैसे आपका ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल तक पहुंचने के लिए पहले कुछ नोट्स में 2-3 एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर इस टेबल पर जाने की कोशिश करेंगे। आप हेडिंग दीजिए नोट्स में जाकर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स दैट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। टॉपिक क्या है जी हमारा? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने करनी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इनका क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए इनका इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स दैट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नंबर 1, आपके पास टेबल में कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। किस तरह का टेबल बना हुआ है जी आपका? उसी पैटर्न में जाने की कोशिश करूंगा। पहले एक सब्सटेंस लिखा हुआ है, फिर उसके एनोड का रिएक्शन है, फिर कैथोड का रिएक्शन है, फिर ओवरऑल रिएक्शन की बात हुई है। मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 समझाऊंगा। कौन है जनाब साहब ये? यहां लीजिए जी, मोल्टन लेड 2 ब्रोमाइड। ये ले जी, मोल्टन लेड 2 ब्रोमाइड है। मैं इसका एक लिखूंगा रिएक्शन एट। पहला कॉलम कौन सा रिएक्शन एट? क्या? एनोड। फिर मैं लिखूंगा इसका रिएक्शन एट कैथोड, और फिर एंड पे क्या लिखना चाहिए? अगले कॉलम में क्या होगा जी? कौन सा रिएक्शन है जी? ओवरऑल रिएक्शन।
सुने जरा, पहली एग्जांपल है मोल्टन लेड ब्रोमाइड। इससे पहले कि मैं इसके रिएक्शंस वैक्शंस की जिक्र करूं, मुझे पहले तो बताएं इसका फार्मूला क्या है। आपने वहां पे भी लिखा है ना कि कौन कौन से आयंस मौजूद हैं। जरा प्लीज वो पेज दे दीजिए, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसका सीक्वेंस ही फॉलो करूंगा। वहां जब वो कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो कंपाउंड के नाम के साथ पहले क्या लिखा जा रहा है जी, उसका फार्मूला लिखा जा रहा है। बताएं इसका क्या फार्मूला है। लेड ब्रोमाइड का क्या फार्मूला लिखेंगे आप, पीबी Br क्या 2, और स्टेट कौन सी है, लिक्विड। ये लीजिए if I'm talking about molten lead bromide that is PbBr2 in the liquid state, please tell me इसमें क्या कहते हैं, आयंस कौन से वाले हैं। अगर वो मोल्टन है तो प्लीज याद रखिए आयंस इन PbBr2 या आयंस फ्रॉम मैं लिखूंगा आयंस इन PbBr2 कौन कौन सा जनाब साहब, Pb2 पॉजिटिव आयंस हैं इन द लिक्विड स्टेट एंड Br1 नेगेटिव वाले आयंस हैं इन द लिक्विड स्टेट। और हाँ एक बात है, वैसे अगर आप इसको बैलेंस करके लिखना चाहते हैं तो अगर लेड का एक है तो ब्रोमाइड के दो हैं। ये तो हैं आयंस प्रेजेंट। ये क्या जनाब साहब, ये तो आपके पास आगे आयंस प्रेजेंट इन क्या बोलते हैं PbBr2। अब आते हैं एनोड के रिएक्शन की तरफ। प्लीज टेल मी, ये जो रिएक्शन एट एनोड होता है, यहां होता क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है ना, एनाइंस आते हैं ना, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एनाइंस विल ऑक्सीडाइज, एनाइंस विल बी अट्रैक्टेड टू अंडरगो कौन सा रिएक्शन जी, टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। कैसे लिखूं रिएक्शन, अभी कौन है इसका एनाइन, इट इज दैट Br1 नेगेटिव इज द एनाइन। वैसे मैं ओ लेवल वालों को पता है क्या रटा लगवाता हूं, उनको हम ये रटा लगवाते हैं, अगर यहां 1 माइनस लिखा है तो अब क्या लिख दो, -1 इलेक्ट्रॉन, और अगर यहां 1 प्लस लिखा होता तो क्या लिख देते, +1 इलेक्ट्रॉन। तो ओ लेवल वाला बच्चा ना तो ज्यादा ऑक्सीडेशन सोचता है, ना ज्यादा रिडक्शन सोचता है, ना एनोड सोचता है, ना कैथोड सोचता है। क्या सोचता है भाई, कि अगर ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, तो मैं उसको पढ़ाते ही क्या हूं भाई, तू आगे लिख दे -1 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस लिख दे -2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 प्लस लिख दे +1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस है चार्ज तो लिख दे +2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो यहां लिखा है वही आगे लिख दे भाई। तो ओ लेवल वाला बच्चा खुश होता है इस तरह से पढ़ के कि अच्छा सर बस ऐसे करना है, मैं कहता हूं हाँ बस ऐसे करना है, ठीक है जी। तो लो जी क्या बनेगा यहाँ पे Br2। अब Br का मसला है कि Br अकेला नहीं बनता, Br क्या बनता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल Br2 बनता है। तो Br2 इधर तो एक है, तो क्या करूं यहां पर, यहां बैलेंस करने के लिए हाफ कर दे। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दे। ये जो ब्रोमीन था, ये जो ब्रोमाइड था, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और जब ब्रोमीन पैदा होती है तो ब्रोमीन की अपनी ये डायटोमिक वाली स्टेट क्या है, वो भी तो लिक्विड ही है। किसको मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके, what will happen at cathode, cations will be attracted to undergo what, to undergo reduction। इसको कैसे मेंशन करूं जी, कौन है कैटाइन, Pb2 पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला है कि उसके ऊपर 2 प्लस है तो क्या लिख दूं आगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इट विल गिव यू क्या Pb। अब जो Pb2 पॉजिटिव वाला आयन है ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जो लेड बनेगा
एज एन एलिमेंट वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। किसको मसला इस बात से? अच्छा, एक और बात भी हम कह सकते हैं कि अगर वो कहता है जी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो हम क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि एनोड के ऊपर रेडिश ब्राउन लिक्विड इज फॉर्म्ड और कैथोड के ऊपर लेड की क्या शेड होगी? सिल्वर ग्रे सॉलिड इज डिपॉजिटेड। ठीक है जी, हम ज्यादातर मेटल्स के लिए क्या कहते हैं? सिल्वर या ग्रे सॉलिड इज डिपॉजिट लिख देते होते हैं। खैर बहरहाल, इससे पहले कि मैं ऑब्जर्वेशन पे जाऊं, मुझे एक और मसला है। एनोड पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना। कैथोड पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं? वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं? तो होना क्या चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तो उसको कम करूं कि इसको ज्यादा करूं? इसको ज्यादा करें। कैसे? आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय क्या बन जाएगा ये? 2 ब्रोमाइड 1 नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू क्या? Br2 लिक्विड। हेलो जी, आई थिंक दिस इज द रिएक्शन जिसको क्या होना चाहिए? इसके साथ ऐड होना चाहिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? टू मेक एन ओवरऑल रिएक्शन। तो क्या ओवरऑल रिएक्शन होता है? लेफ्ट पे लेफ्ट वाला ऐड होगा, राइट पर राइट वाला ऐड होगा। आई थिंक लेफ्ट पर क्या क्या बनता है? -2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? पीछे जो बचेगा वो होगा जी, ये पहले पॉजिटिव मेंशन कर लें, लेड 2 पॉजिटिव लिक्विड प्लस 2 ब्रोमाइड लिक्विड गोज टू क्या? Pb सॉलिड प्लस क्या? Br2 लिक्विड। ये लो जी। यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। बस एक आखिरी बात मुझे बता दें, ये जो लेफ्ट पे लिखा है, लेफ्ट पे लिखा है Pb2 पॉजिटिव लिक्विड, आधी बोर्ड पे देखो, Pb2 पॉजिटिव लिक्विड और 2Br1 नेगेटिव लिक्विड, ये दोनों चीजें कुल मिलाकर किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये दोनों चीजें कुल मिलाकर PbBr2 को रिप्रेजेंट। देखे ना, यहां था ना शुरू में हमने PbBr2 लिक्विड के साथ क्या लिखा था कि इट कंटेन्स क्या? Pb2 प्लस लिक्विड एंड 2 ब्रोमाइड नेगेटिव लिक्विड। तो अगर ये लिखा है तो इसका ये मतलब है, और अगर ये लिखा है तो उसका ये मतलब है कि नहीं है? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दो? PbBr2 लिक्विड गिव्स यू क्या? Pb सॉलिड प्लस क्या? Br2 लिक्विड। तो क्या हुआ? लेड ब्रोमाइड लिक्विड में से आपने क्या पास करवाया? लेड ब्रोमाइड लिक्विड में से क्या पास करवाया? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो क्या हो गया? लेड सॉलिड हो गया, या वो और वो ब्रोमाइड। तो एक कंपाउंड को जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट था, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर डीकंपोज कर दिया है किसमें? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इस रिएक्शन का नाम आपने क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। क्या बोले इसको? इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई है, या आप बोलेंगे सर जी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, या आप क्या बोलेंगे? सर जी हमने इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन कराई है। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन हुई है किसकी? ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इनटू क्या? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दैट आर क्या क्या? लेड सॉलिड एंड ब्रोमीन लिक्विड। किसी को मसला तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो व्हाट इज हैपनिंग? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल आपको क्या कराया है, सोडियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल कराया है। सोडियम क्लोराइड वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? आपके पास सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से, वो तो मैंने एक डब्बे के अंदर ही रिएक्शन करा दिया ना, कि डब्बे के अंदर बता दिया आयंस कौन कौन से हैं, कैथोड के सरफेस पे बता दिया क्या रिएक्शन होगा, एनोड के सरफेस पे बता दिया क्या रिएक्शन होगा। तो मुझे लगता है मैंने NaCl वाला कल सारा काम मुकम्मल किया हुआ था, उसका काम सारा हमारा मुकम्मल था। उसी जैसी एग्जांपल है भी, लेड ब्रोमाइड भी एक आयनिक कंपाउंड के तौर पर है। और ये आयनिक कंपाउंड कैसा है सर जी? इसमें क्या बोलते हैं, लिक्विड है, आयंस होंगे, आयनाइज्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, बिजली को अलाउ करेगा फ्री मूविंग आयंस की वजह से। और जब आयंस मूव करेंगे
कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। शक्ल दिमाग में वो सेल वाली ले आइए, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी। पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव आयंस जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव आयंस जाएंगे। अब इस तरह से तो कहना बहुत आसान है। हाँ, इसको हमने क्या कर दिया, एनोड के पास एनाइंस जाएंगे, कैथोड के पास कैटाइंस जाएंगे, ये भी आसान कर दिया। अब एनोड क्या होगा और उसके पास एनाइंस कौन होंगे जो जाएंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एनोड खुद क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा, एनाइंस जो उसके पास जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे। तो आयंस के केस में नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन, इलेक्ट्रोड के केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। किसको मसला है इस बात से? बस ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है जो ए लेवल के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओ लेवल वाले बेचारे कंफ्यूज होते हैं सारे, आप क्या कह रहे हैं यार, इतनी मुश्किल से पढ़ा था, नेगेटिव वाले एनाइंस होते हैं, अब आप कहते हैं पॉजिटिव वाला एनोड होता है। तो उस बेचारे को ये समझाना दुनिया जहान का बड़ा मुश्किल काम होता है कि हाँ भाई, आयंस के केस में नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एनाइंस क्या कहते हैं, लेकिन प्लेट के केस में, इलेक्ट्रोड के केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड। वो बच्चा इस बात को मानता ही नहीं है। ठीक है जी, नहीं सर एनाइंस नेगेटिव को कहते हैं, एनोड भी क्या होना चाहिए, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां एक फटा उनके साथ चलता रहता है। उनको हम फिर कहते हैं भाईजान एक काम करो, इस चक्कर से निकलो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तुम हाँ इतना बात ध्यान रख लो कि जो प्लेट पॉजिटिव है उसके पास क्या जाएगा, इतनी उसको समझ आती है। हाँ सर प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये मैं समझ लेता हूं कि पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव आयंस जाएंगे। लेकिन जब मैं उसको कहता हूं कि यार नेगेटिव आयंस का नाम एनाइंस है, कहता है हाँ सर ठीक है। जब मैं कहता हूं जिधर जा रहा है ये प्लेट पॉजिटिव है, इसका नाम एनोड है, ये बच्चा कहता नहीं सर ये नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? वो बेचारे को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही कि आयंस के केस में एनाइंस ठीक है, प्लेट के केस में इलेक्ट्रोड का नाम उल्टे हिसाब से रखा गया है। इलेक्ट्रोड का नाम किस हिसाब से रखा जाता है, किस हिसाब से कि जहां पर एनाइंस जाएंगे वो एनोड होगा। अब वो पॉजिटिव ही होगा ना, तो पॉजिटिव प्लेट का नाम एनोड हो गया। किसको मसला है? आपको समझ आ गया? क्या समझ आया? कि पॉजिटिव आयंस के केस में नेगेटिव आयंस को, लेकिन प्लेट्स के केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। ठीक है, किसी को मसला इस बात से? ओके, आपको मुझे ये वाली डेफिनेशन समझानी है। हमने तो एनोड की अगली डेफिनेशन निकालनी है। हमारे पास आगे जाके प्लस माइनस फिर खराब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक चीज कायम रहेगी, एनोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एनोड पता कौन है? जहां पर एन ऑक्स होगा। एनोड कौन होगा? जहां ऑक्सीडेशन होगी। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो खड़े में जाए बात, ये मैं एंड पे जाके डेवलप कर लूंगा। अभी तक ये जो ओ लेवल्स का टॉपिक है उसमें मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही एनोड कहूंगा, लेकिन जब मेरा चैप्टर एंड हो रहा होगा तो क्या पता मैं उधर, आपको मालूम है ना मैंने टॉपिक चेंज करना है। मैंने सिर्फ आपको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो नहीं पढ़ाना, मैंने तो आपको वोल्टेज सेल भी पढ़ाना है। मैंने सिर्फ बिजली प्रोवाइड तो नहीं करनी, मैंने तो बिजली प्रोड्यूस भी करानी है। तो मैं नाम क्या करूंगा, प्लस माइनस का नाम चेंज नहीं करूंगा, मैं प्लस माइनस के हिसाब को बल्कि पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं अल्टीमेटली कहूंगा यहां भी जहां ऑक्सीडेशन हुई थी वो एनोड है, वहां भी जहां ऑक्सीडेशन होगी वही एनोड होगा। तो एनोड कौन होगा? जहां पर ऑक्सीडेशन होगी। वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी डेफिनेशन होगी, बहरहाल वो भी तो बिल्कुल होगी। फिल वक्त इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड किस प्लेट को कहते हैं? पॉजिटिव प्लेट को, क्योंकि उसके पास क्या जाता है? एनाइंस जाते हैं। तो जहां एनाइंस जाते हैं, असल में ये डेफिनेशन है कि ऑर्डिनरी लेवल में बच्चे को क्या पढ़ाते हैं भाई? एनाइंस जहां चले गए मेरा बच्चा, उसको क्या कहते हैं? उसको एनोड कहते हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव है खड़े में भेजें। जहां एनाइंस चले गए वो एनोड है, जहां कैटाइंस चले गए वो कैथोड है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जनाब साहब? तो एनाइन क्या होता है, कैटाइंस क्या होते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पर रिएक्शन कैसा होता है, कैथोड पर रिएक्शन कैसा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कितने लूज होते हैं तो गेन भी उतना ही होने चाहिए, इसको कैसे बैलेंस करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन असल में क्या होता है? एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके लेड ब्रोमाइड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, या सीधा सीधा केमिस्ट्री में
वन ऑफ क्या क्या रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे जाके अपनी आप पहली जो रो है उसको मुकम्मल कर दीजिए। अब चलते हैं यहाँ से जरा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने आपको क्या करवाने की कोशिश करनी है। पहली एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है मोल्टन वाली। कौन सी वाली जनाब साहब? मोल्टन वाली। दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको देनी है वो मैं आपको एक्वियस वाली एग्जाम्पल देना चाहूंगा। और एक्वियस वाली एग्जाम्पल्स में आपके पास एक्वियस में NaCl भी है, HCl भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और कॉपर सल्फेट भी है। तो उधर की एग्जांपल्स अलग होनी चाहिए। नोट्स में जो मैं भी एग्जांपल कराना चाहता हूं दैट शुड बी थोड़ी सी डिफरेंट। और थोड़ी सी जो डिफरेंट एग्जांपल है वो क्या ली जाए। मैंने अगर यहाँ पे लेड ब्रोमाइड लिया है तो लेड ब्रोमाइड का ही नहीं होता ही नहीं है। लेड ब्रोमाइड का तो एक्वियस सोल्यूशन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? एजिड पीपल हैव कफ। ये जो हैलाइड्स थे इनका एक मसला था। क्या मसला था? हैलाइड्स आर जनरली क्या जनाब साहब? सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर एजिड पीपल हैव। अगर आप ब्रोमाइड लेना चाहते हैं तो ब्रोमाइड के साथ पॉजिटिव क्या ले लूं? ग्रुप 1 ले लें कोई। ग्रुप 1 कौन? सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम ले लेते हैं। एक काम करते हैं जनाब साहब, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाहूंगा मैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस पोटेशियम ब्रोमाइड। जी बता जी। बल्कि आयोडाइड, आप आयोडाइड रखें। चूंकि कल की एग्जांपल थी सोडियम क्लोराइड, अभी की एग्जांपल है लेड ब्रोमाइड। तो अब अगली एग्जांपल क्या होना चाहिए? पोटेशियम मेटल भी चेंज करें और नॉन मेटल भी चेंज करें, आयोडाइड करें, पोटेशियम आयोडाइड। जी पुत्र जी। हैं जी, मैंने कब कहा कि मेटल को डालना है? पोटेशियम ब्रोमाइड कंपाउंड भाई। बेटा सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो तो पटाखे आते हैं। क्यों? सॉल्ट तो पोटेशियम आयोडाइड भी कॉमन सॉल्ट है। ये जो पटाखों की बात आप कर रहे हैं वो तब आती है जब सोडियम मेटल पानी में डालते हैं, या पोटेशियम मेटल पानी में डालेंगे। तो मैं मेटल पानी में नहीं डाल रहा हूं। हाँ, जब कभी किसी जमाने में नमक भी बना होगा तब पटाखे बजे होंगे। ठीक है जी, नमक बनाते वक्त भी पहले क्या हुआ होगा। लेकिन मैं भी नमक बना नहीं रहा हूं, नमक बना हुआ है। पोटेशियम ब्रोमाइड भी नमक है, पोटेशियम आयोडाइड भी नमक है, सोडियम क्लोराइड भी नमक है, बने हुए हैं। हाँ, जब ये बने थे तब क्या हुआ था वो मुझे क्या, मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मैं तो पढ़ा हूँ सोडियम क्लोराइड एक नमक है, पानी में डिजोल्व हुआ है, एक्वियस हो गया। पोटेशियम आयोडाइड भी एक नमक है, पानी में डिजोल्व करो तो एक्वियस है, एक्वियस होता है वो। ठीक है। हाँ, जब पोटेशियम प्लस वाटर, आप वो कह रहे हो, मैं पोटेशियम प्लस वाटर नहीं पढ़ा रहा। मैं पोटेशियम उत्तर में नहीं पढ़ा रहा पोटेशियम प्लस वाटर यार, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं पोटेशियम वो बहुत पास्ट में रह रहा है भाई। क्या पता फॉर्म ही ना हो, ये तो देखेंगे अभी। मतलब आप ये कह रहे हो कि पोटेशियम फॉर्म हो गया तो पटाखे बजेंगे? उधर फॉर्म तो होने दो। फॉर्म हो गया तो पटाखे बज जाएंगे, फॉर्म ना हुआ तो पटाखे नहीं बजेंगे। ठीक है। अभी मुझे लगा वो कह रहे सर पोटेशियम ब्रोमाइड को ही पानी में डाला तो पटाखे बजना स्टार्ट हो गए। नो नो नो। क्या मिसाल हो रही। इसी तरह आप अगले कॉलम में चले जाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या ले रहे हैं जी? डाइल्यूट डाइल्यूट का मतलब ये एक्वियस होगा। डाइल्यूट पोटेशियम आयोडाइड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पहली बात तो है कि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? के आई एक्वियस। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले बताएं क्या क्या सीन होगा। सर इसमें सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड वाले आयंस नहीं होंगे, बल्कि इसमें आयंस पानी की तरफ से भी कुछ होंगे। तो जैसे वो लिखा ना वहां पे, क्या आयंस फ्रॉम, जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके वाले कौन से आयंस होंगे? K1 पॉजिटिव एक्वियस एंड I1 नेगेटिव एक्वियस। और जो आयंस पानी की वजह से होंगे वो भी होंगे
there will be some ions from water. वो कौन से होंगे जी? H1 प्लस एंड OH1 माइनस होंगे, ठीक है जी। सो इसका जो रिएक्शन एट कैथोड है, सॉरी पहले कौन सा रिएक्शन होता है? रिएक्शन एट एनोड। आपको मालूम है कि एनोड पर क्या रिएक्शन होना चाहिए? एनाइंस शैल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड टू अंडरगो क्या? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? एनाइंस। वैसे एनाइंस हैं कौन कौन से? आयोडाइड 1 नेगेटिव एंड OH1 नेगेटिव। क्या होगा? विल बी अट्रैक्टेड towards the anode to undergo, will be attracted towards the anode to undergo what? Oxidation. यह है जनाब साहब आपका मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, प्लीज बताएं इनमें से जब ये दोनों जाएंगे तो रिएक्शन किसका होगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी आयोडाइड आयंस भी एनोड के पास चले गए, हाइड्रोक्साइड आयंस भी एनोड के पास चले गए। यहां क्या सिचुएशन होगी और क्या नहीं होगी? आई थिंक इन दोनों में से जिसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना आसान होगा, क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। मतलब बैटरी भी अपने लिए आसान काम ढूंढेगी, जो वोल्टेज प्रोवाइडर है उसने भी अपने लिए आसान काम ढूंढना है। इन दोनों का मुसीबत ये आयोडीन और हाइड्रोक्साइड, आई होप आपने इसकी वो पढ़ी होगी, क्या रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी जनाब? उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जैसे बचपन में मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी होती थी और नॉन मेटल्स की भी होती थी। ये नॉन मेटल्स वाली याद है किसी को? फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस, फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस। उसमें क्या सिचुएशन होती थी? अगर आप इसकी एक काम करें, अगला जुमला लिखें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनाइंस will decide which anion to oxidize, will decide which anion to oxidize. Okay, please tell me what is that series? That is for some nothing can bring internal happiness. For some nothing can bring internal happiness. याद करने के लिए हमने क्या पढ़ा? For some nothing can bring internal happiness. For था फ्लोराइड के लिए, some था सल्फेट के लिए, nothing जो है for नाइट्रेट के लिए, can for chloride, bring for bromide, internal for iodide and happiness for hydroxide. अब इसमें ना दो तरीके से मैं इसकी बात समझाने की कोशिश करूंगा। दो कौन से तरीके से? ओ लेवल में जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे ऊपर वाला इज द मोस्ट रिएक्टिव। क्या? ऊपर वाला इज द मोस्ट रिएक्टिव और नीचे वाला इज द, किस खाते में इट इज द मोस्ट रिएक्टिव? नहीं, लूज करने वाले खाते में नहीं, नॉर्मल केमिस्ट्री के खाते में। नॉर्मल केमिस्ट्री क्या होती थी कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोराइड बनाने के लिए क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन एक दफा फ्लोराइड बन गया तो वापस आने के लिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। बच्चों मेरी बात गौर से सुनिए, ये जो आपकी लिस्ट लगी हुई है, इस लिस्ट में जो अगर सबसे ऊपर वाला है, अगर आप फ्लोरीन के बारे में कहते हैं, हमने एक लफ्ज पढ़ा था फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव। एफ फॉर फ्लोरीन, एफ फॉर फास्ट, एफ फॉर फ्यूरियस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने फ्लोरीन को था फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव है। बेटा किस किस्म का रिएक्टिव है? गेन करने वाला कि लूज करने वाला? ये गेन करने वाला बहुत रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन का एटम रिएक्टिव है, फ्लोराइड का आयन रिएक्टिव
फ्लोरीन के एटम ने गेन करना है बहुत जल्दी गेन करके बनाना है बहुत स्टेबल आयन, क्या उसको वापस लाना खाला का घर, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो फ्लोरीन से फ्लोराइड बनाना बहुत रिएक्टिव काम है, फ्लोराइड को वापस फ्लोरीन बनाना बहुत मुश्किल काम है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड बनाना बहुत लेस रिएक्टिव है, लेकिन हाँ हाइड्रोक्साइड को वापस किसी तरफ भेज देना ये क्या होगा, ये बहुत आसान काम होगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त नॉर्मल केमिस्ट्री चल रही है कि रिवर्स केमिस्ट्री चल रही है? इस वक्त एटम से आयन बनाना है कि आयन से एटम बनाना है? तो सीधा पढ़ूं रिएक्टिविटी सीरीज को कि उल्टा पढ़ूं रिएक्टिविटी सीरीज को? ऊपर वाले का रिएक्शन कराऊं कि नीचे वाले का कराऊं? नीचे वाले का कराऊंगा भाई। क्या हो गया जनाब साहब? मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनाइंस विल डिसाइड व्हिच एनाइन टू ऑक्सीडाइज, और असूल ये होगा जो भी दोनों में से, जिन दोनों का भी मुकाबला होगा, उनमें से कौन रिएक्ट करेगा? लोअर स्पीशी विल क्या? लोअर स्पीशी विल ऑक्सीडाइज एट द एनोड। क्या करें जनाब साहब? लोअर स्पीशी will oxidize at the anode। एनाइंस जाएंगे तो सही, क्या करना चाहेंगे? ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में हम उनकी पोजीशन देखेंगे, पोजीशन में से कौन से वाले को सेलेक्ट करेंगे? नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे। क्यों नीचे वाले को क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि उल्टी केमिस्ट्री में, रिवर्स केमिस्ट्री में, मतलब इस वक्त इन्होंने अपने एनाइंस बनाने नहीं है, एनाइंस बने हुए हैं, उनको वापस क्या करना है? उनको वापस क्या कहते हैं? नॉर्मल एटम बनाना है। अगर एनाइन बनाना होता तो फ्लोरीन सबसे जल्दी करता, उसके बाद दूसरा नंबर इसका आता, तीसरा नंबर मतलब इस सीरीज में काम होता। लेकिन चूंकि एनाइन नहीं बनाना, एनाइन ने वापस क्या करना है? वापस अपने एटम में जाना है। तो याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज को सीधा अप्लाई नहीं करना। कैसे अप्लाई करना है? उल्टा अप्लाई करना है। ऊपर वाले से काम नहीं कराना। किसे काम कराना है? नीचे वाले से काम कराना है। तो लोअर स्पीशी विल ऑक्सीडाइज एट द एनोड। तो इन दोनों में से लोअर कौन है? इसका मतलब है हाइड्रो, ये जो एक्वियस होता है, एक्वियस में तो हाइड्रोक्साइड होगा ही होगा, और वो हमेशा नीचे होगा। तो एनोड का रिएक्शन तो हमेशा कौन होगा फिर? एनोड का रिएक्शन तो फिर हमेशा किसने होना है? OH नहीं होना है। क्यों? इस पूरी सीरीज में OH किधर है? सबसे नीचे है। तो बस हाँ जी, उसी ने होना है। ठीक है जी। अनलेस और अनटिल क्या हो वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। इन दोनों में से आई थिंक इसको होना चाहिए। सो क्या होगा जनाब साहब? आयोडाइड पे कांटा मार दीजिए और हाइड्रोक्साइड पे टिक मार दीजिए और हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन लिख दीजिए। मुझे लगता है ओ लेवल में हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन याद कराया जाता है। कैसे? 4OH minus 4 electrons will give you क्या? 2H2O plus 1 O2। कैसे जनाब साहब? उसका रिएक्शन कैसा होता है? मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ ऊपर लिखने लगा हूं। 4OH 1 negative minus 4 electrons, it will give you क्या? 2H2O plus क्या? plus O2। ये था किस मीडियम में? एक्वियस मीडियम में। वाटर बनेगा किस मीडियम में? लिक्विड मीडियम में। और ऑक्सीजन बनेगी किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अब कहेंगे सर ये हम कैसे याद करें? भाईजान बचपन का सवाल है, ये बहुत बचपने की बात है, याद करें इसको। और अगर याद नहीं होता तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, पेपर में दे देगा वो आपको। पेपर में एक पूरा रिएक्शंस का पेज दिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल हुआ, पहले तो डेटा बुकलेट में 3 टेबल्स होते थे रिएक्शंस वाले, कि एनाइंस में क्या क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, कैथोड में क्या क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। अब आपको पता है डेटा बुकलेट तो पेपर में नहीं होगी, तो क्या होगा? डेटा बुकलेट अगर नहीं है तो क्या होगा जनाब साहब? वो जिस सवाल में जितना जितना डेटा चाहिए होगा उतना उतना डेटा आपको, उतना उतना डेटा बुकलेट का वो पीस काट के वहां पे लगा दिया जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है, डेटा बुकलेट में कहीं लिखा हुआ है, तो अगर इसकी जरूरत हुई तो वो आपको इसको दे देगा। बल्कि मुझे लगता है ये वाला याद ही कर लेना चाहिए। कैसे? वैसे कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट बच्चों है क्या? सुने जरा। If I tell you there is one OH, one negative, it will lose one electron and it will form OH. What is OH? OH तो कोई चीज नहीं होती।
ठीक है, तो क्या करूं, इसके दो कर लो, 2 OH 1 नेगेटिव विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म क्या, 2 दफा OH। ये 2 दफा OH क्या होता है, हाँ ये कुछ होता है, क्या होता है, कहने से दिस इज H2O प्लस क्या, प्लस एक O, ऐसे हो सकता है। अब एक O भी तो नहीं बनाना, क्या बनाना है, लिख दें वैसे, लिखे 2OH। 1OH तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या होता है, 2OH को मैंने क्या कह दिया, क्या होता है जी, एक पूरा पानी निकालने इसमें से, और एक, अब इसको क्या करूं, इसको दोबारा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्या हो जाएगा ये 4OH माइनस 4OH, 4OH कुछ, बल्कि 4OH पढ़ेंगे ना अभी। अब क्या करें, ये वाले कितने, 2, ये O कितना, O2, तो यही लिखा है ना मैंने वहां पे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक OH में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एक OH बनेगा। अब ये OH क्या चीज होती है, आई डोंट नो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 OH में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा 2 OH। व्हाट इज 2 OH, आई थिंक यू कैन से कि सर इसमें एक पूरा वाटर है, H2O1 और O1 अलग से है, H2O प्लस O कर दिया, फिर O को O2 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ 2H2O प्लस O2, ये मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप लिखना चाहते हो तो पेज के हेडर पे जाके लिख दें, ये किधर लिखें जी ये जाके पेज के हेडर पे लिखें। तो ये रिएक्शन हम लिख रहे हैं जी, जिस भी पेज पर मौजूद हैं उसके हेडर पे जाएं और वहां लिखें सर जी ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने कैसे याद किया है, एक OH से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो OH बनता है, 2 OH में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो 2 OH बनते हैं, 4 OH में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 4 OH बनते हैं। अब एक OH का मतलब क्या है सर, पता नहीं क्या मतलब है, 2 OH का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है एक वाटर प्लस O। ये 4 OH का मतलब क्या है सर, 2 वाटर प्लस O2, और ये रिएक्शन है जो हम यहाँ पे एनोड वाली साइड पे जाके लिख रहे हैं। कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी थोड़ी सी गर्मी देंगे तो H2O प्लस O ही बनता है वैसे H2O2 ही कर लें इसको, लेकिन H2O2 कभी भी फॉर्म नहीं होता, वो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, बिजली के दौरान तो वो वाटर में ही कन्वर्ट हुआ होगा, थोड़ी सी भी हीट दो उसको तो वो वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ होता है, इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है। आपने कहीं O लेवल में पढ़ा भी है, पता नहीं बीच में क्या डाल दो, कुछ ना करो, मैंगनीज ऑक्साइड डाल दो। था एक हमारे पास O लेवल में लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन, क्या करते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जस्ट मैंगनीज ऑक्साइड ड्रॉप करते थे, वो एज अ कैटलिस्ट क्या करता था, कैटालिटिक डीकॉम्पोजिशन, जिसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पड़े पड़े क्या कर जाएगा, पड़े पड़े डिकम्पोज कर जाएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। वो कहते हैं सर इसकी जगह क्या लिख दें इसकी जगह H2O2 लिख दें, तो अगर मैंने इसकी जगह H2O2 भी लिख दिया तो याद रखिए उस H2O2 ने क्या करना है, उसने अल्टीमेटली H2O प्लस हाफ O2 में ही डिकम्पोज होना है, ठीक है, तो वो लिख दें बेशक, उसी के साथ मैंने यूं समझे वही काम किया था ऑलमोस्ट। क्या आप कहें सर यहाँ पे 2H2O2 पैदा हुए हैं, तो 2H2O2 में क्या होता है, 2H2O होता है प्लस 1O2 होता है, तो ना तो ये OH लिखेंगे ना H2O2 लिखेंगे, आई थिंक ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख दें बेशक पेज के हेडर पे। कैसे लिख दें जनाब साहब, 1OH gives you 1OH, 2OH negative gives you 2OH, which means H2O2, which further means H2O plus half O2. 4OH negative gives you 4OH, which means 2 hydrogen peroxides, which will give you क्या, 2 water molecules and 1 oxygen molecule। ये जाके पेज के हेडर पे लिख दें। कुछ सवाल है आपके पास, अगले जवाब अगली वाली बात हो जाएगी। ये हो गया रिएक्शन एट क्या, एनोड। किस पे चलूं अभी, रिएक्शन एट कैथोड। वहां पर क्या होगा, इसी तरह का कॉन्सेप्ट होगा जी। सर जी कौन आएगा वहां पे, कैटाइंस, कौन से वाले, K1 पॉजिटिव एंड H1 पॉजिटिव will be what, will be attracted towards the what जनाब साहब, cathode to undergo reduction, to undergo reduction।
ओके जी, और किसका रिएक्शन होगा, कौन डिसाइड करेगा ये? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ कैटाइंस या एनाइंस। अब सीरीज बनाऊंगा मैं किसकी? ऑफ कैटाइंस विल डिसाइड which cation to reduce. ओके और कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली इधर भी क्या होगा, इधर भी लोअर वाली स्पीशी क्या करेगी, क्योंकि ऊपर वाली तो क्या होती है, अगर मैं वैसे पहले मुझे वैसे लिस्ट बता दें, लिस्ट क्या है, वो क्या होता है, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous fishermen to sell plaid, haddock, and cod, mainly for silver, gold, and platinum. King Neptune likely can make all careless, zealous fishermen to sell plaid, haddock, and cod, mainly for क्या silver, gold, and platinum. Okay जी, इस वक्त हमारे पूरे सिस्टम में, हमारे सवाल में कौन कौन से कैटाइंस हैं? एक पोटेशियम 1 पॉजिटिव और एक H1 पॉजिटिव है। जैसे यहाँ क्या था, आयोडाइड 1 नेगेटिव था और OH1 नेगेटिव था, तो हमने उन दोनों में से क्या सेलेक्ट किया? हमने कहा था लोअर स्पीशी विल ऑक्सीडाइज एट द कैथोड, एट द एनोड। यहां भी क्या होगा? तो जी कॉन्सेप्ट तो यहां भी वही होगा कि लोअर व्हाट, लोअर स्पीशी विल रिड्यूस एट द कैथोड। क्यों जनाब साहब, ये लोअर स्पीशी क्यों रिड्यूस करेगा एट द कैथोड? प्लीज टेल मी सर, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है किस हिसाब से लिखी हुई है? ये लिखी थी मेटल के लूज करने के हिसाब से, कि मेटल लूज करेगा तो लूज करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? लूज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? पोटेशियम की है। पोटेशियम की लूज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर पोटेशियम की लूज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है तो यू नो व्हाट, हम लूज तो करा ही नहीं रहे, हमने एटम से आयन तो बनाना ही नहीं, हम तो वापस वाला काम करना चाहते हैं, हम तो उल्टा काम करना चाहते हैं, हम तो एनाइन को, सॉरी कौन है, आयन को वापस एटम बनाना चाहते हैं। अगर आप आयन को वापस एटम बनाना चाहते हैं, ये तो रिवर्स केमिस्ट्री है। ये तो रिवर्स केमिस्ट्री के लिए फिर मुझे सीरीज भी क्या करनी पड़ेगी, उल्टी लगानी पड़ेगी। पोटेशियम के पास लूज करने की सबसे ज्यादा ताकत है। पोटेशियम एटम के पास लूज करके पोटेशियम 1+ आयन बनाने की ताकत सबसे ज्यादा है। लेकिन पोटेशियम आयन को अगर आपने वापस पोटेशियम एटम बनाना है, वो कहेगा भाईजान मैं वैसे किंग थोड़ी बनाऊं कि तुम मुझे हुकूमत से हटा दो, ठीक है। खैर बहरहाल वो किंग का मतलब क्या है कि जान साहब मैंने ही तो 1+ बनाना है, मैंने 1+ से वापस नॉर्मल एटम नहीं बनाना। तो खैर बहरहाल क्या करें। आई होप जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। किस पे काटा मारे, किस पे टिक मारे, इस पे काटा मारे, इस पे टिक मारे जी। नहीं जी, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। वो वैसे किसी और काम के लिए होता है। यहाँ पर किस काम के लिए होता है? उसकी एक पोजीशन होती है कि इनसे नीचे वालों को पता नहीं रिड्यूस कर सकता है कि ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो कुछ रिएक्शंस हैं उस वजह से। बहरहाल जनाब साहब इसका क्या रिएक्शन लिखूं अभी? H+ वाले का टेल मी जनाब जी। H+, उसके सामने लिखता हूं H+, 1+ है तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? H क्या बनता होता है? H2 क्या? दिस वाज एक्वियस, दिस इज गैसियस, दिस इज हाफ। आई थिंक वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं? कितने भाई? तो गेन कितने कराने हैं? 4 गेन कराने हैं। 4 गेन कराने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे? 4 से। करें जरा मल्टीप्लाई। 4H1+ एक्वियस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 नहीं भाई 4, ये क्या हो जाएगा? 2H2 गैस। तो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, इन दोनों को मिला के क्या करूं भी? हाँ जी सर, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दें? अपना ओवरऑल रिएक्शन लिख दें। क्या लिखें जी? ओवरऑल रिएक्शन की तरफ जाएंगे जी। ये सब O लेवल है,
इसलिए मैं थोड़ा ऐसे एक एक चीज की इतनी गहराई में नहीं जा रहा, बस बताता जा रहा हूँ, रिवाइज कराता जा रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि सर कोई कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं आ रहा या कुछ चीज हमें समझ नहीं आ रही, तो आप उसी लम्हे मुझे हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज नॉट ए लेवल, याद रखिए। व्हाट इज दिस भाई? ओ लेवल है, 2 साल पुरानी बातें पढ़ा रहा हूँ आपको। बहरहाल पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि इन्हीं की बुनियादों पर मैंने अगला पूरा चैप्टर डिजाइन करना है, इन्हीं को उल्टा करना है सारा। ये पूरा चैप्टर मैं उल्टा कर दूंगा। अभी चल रहा है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आगे पढ़ाऊंगा क्या? वोल्टेज सेल। यहां बिजली क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। वहां बिजली क्या करूंगा? पैदा करूंगा। तो वहां देखेंगे क्या साइंस है क्या नहीं है। बहरहाल अगला कॉलम हमारा कौन सा है जी? ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन में क्या करते होते हैं सर? लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट वाली साइड ऐड करते हैं, राइट वाली साइड में लेफ्ट पे क्या क्या है? 4H1 पॉजिटिव एक्वियस प्लस 4OH1 नेगेटिव एक्वियस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो कैंसिल। गिव्स यू क्या? इट गिव्स यू 2H2O लिक्विड प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस। जी तो भाई ये हो गया आपका कौन? द व्हाट? द ओवरऑल रिएक्शन। ये जो द ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें जरा मेरी बात गौर से सुनिए। क्या होगा अभी? ये क्या है यार? ये 4H प्लस और ये 4OH माइनस। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तो दोनों मिलकर पानी बनाते हैं। अगर दोनों मिलकर पानी बनाते हैं तो इनकी जगह मैं क्या लिखूं? कहने से दे आर रिप्रेजेंटिंग 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वो है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा भाई ये 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं उधर ले जाऊं तो उन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं? कहने से अल्टीमेटली क्या बनेगा? ये इन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में से इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को उधर जाके माइनस कराऊं तो क्या बचेगा? ले जी, यहां तक अगर कुछ सवाल है तो बेटे उठाओ यहां से। यहां तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करिए। एनीवन? मेरे पास अब एक सवाल है, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है? आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड क्या है? बहुत करीब करीब है। आई थिंक यहां क्या होगा, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड का फिनोमेना लेंगे ना, द रिएक्शन एट एनोड विल चेंज। वो भी सिर्फ किसके लिए? वो भी सिर्फ किन के लिए? ओनली फॉर दीज 3। ये 3 अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो, हैलाइड्स, बेशक जो मर्जी कर लें, कॉन्सेंट्रेटेड में ये कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा। यहां लोअर स्पीशी क्या कैसा? जनरली तो लोअर स्पीशी को ही ऑक्सीडाइज करना चाहिए, बट यहां एक एक्सेप्शनल रूल क्या है? यहां एक एक्सेप्शनल रूल यह है, एट एनोड if the anion is halide, if the anion is halide भी कौन सा वाला? if the anion is chloride, bromide or iodide, then what? Then it will oxidize prior to क्या? It will oxidize prior to hydroxide ion. Then it will oxidize prior to, हम इस वक्त in this case concentrated solution के केस में प्रायोरिटी किसको देंगे? होना वैसे नॉर्मल सेंस क्या है? नॉर्मल सेंस है OH सबसे नीचे है सर, उसका करा दें, लोअर स्पीशी का करा दें। लेकिन उसके थोड़ा सा ऊपर कौन कौन है? आयोडाइड, ब्रोमाइड और, अगर वो तीनों में से कोई हुआ, इन तीनों में से कोई हुआ, तो बच्चों क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड की सिचुएशन में अगर इन तीनों में से कोई हुआ तो हम उसको प्रायोरिटी दे देंगे। क्या करेंगे जनाब साहब? इफ द एनायन इज क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, देन इट विल ऑक्सीडाइज प्रायर टू हाइड्रोक्साइड इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओनली इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओनली इफ द सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, ओनली इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। यूं कर लो, ओनली इफ देयर concentration is high, only if their
वो तो सब सेम है, सिर्फ ये चीज चेंज हो गई है। ओनली इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, ओनली इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। बाकी सब में नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड के केस में कौन सा रिएक्शन छेड़ूंगा जी, ये वाला। कि मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोक्साइड का मैं रिएक्शन ही नहीं कराऊंगा, किसका रिएक्शन करा रहा हूं जनाब साहब, आयोडाइड का। क्या होगा, I1 माइनस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव यू क्या, इट गिव यू हाफ I2। और अगर आपने, तो ठीक है, ये हाफ 1 माइनस हो रहा है, वहां 1 प्लस हो रहा है, ओके हूं जनाब मैं इसके साथ। इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन चेंज हो जाएगा जी। क्या करूं भाई, हाँ जी, इसका नाम ओवरऑल रिएक्शन इज H1 प्लस एक्वियस प्लस I1 नेगेटिव एक्वियस गिव्स यू क्या, हाफ H2 गैसियस प्लस हाफ I2, क्या स्टेट होगी उसकी, पानी में है ना, एक्वियस, आयोडीन एक्वियस भी होता है, सॉलिड लिख दें या, ये तो एक्वियस है कंफर्म। आयोडीन जो बनेगी या तो सॉलिड बनेगी या पानी के अंदर एक्वियस भी हो सकती, समटाइम डिसॉल्व भी होती है थोड़ी थोड़ी, समटाइम थोड़ी थोड़ी वो पानी में डिसॉल्व भी होती है, सॉलिड भी हो सकती है और एक्वियस भी हो सकती है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जनाब साहब, यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। व्हाट इज हैपनिंग, डाइल्यूट सिचुएशन में, लेकिन हाँ देखो अब कॉन्सेंट्रेट था ना, तो इन दोनों में से अगर इधर होता तो शायद मैं कुछ डाउट करता क्या कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा होने से इसकी जगह ये हो सकता है, लेकिन अगर एक कैटायन ये वाला और ये वाला है तो जितनी मर्जी कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दें, इतना बड़ा गैप फुलफिल, इतना बड़ा आप ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं करेंगे, नहीं सर वो इसकी बजाय वो कर जाएगा। यहां क्यों कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है, असल में कॉन्सेप्ट खराब नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट सही है कि अगर इनमें से किसी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो लिस्ट ही चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज का सीक्वेंस ही चेंज होएगा। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस की लिस्ट है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लिस्ट है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो सॉल्यूशन तो हम इसके जो बिल्कुल करीब वाले हैं इनकी प्रायोरिटी या इनकी पावर क्या करने की, कि जो ऑक्सीडाइज करने की पावर इनकी क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं यार इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे दें, इसको दे दें। लेकिन हाँ अगर ये हुए तो क्या होगा, सर इतना बड़ा गैप है, ये जो मर्जी कर लें आप, ये गैप फुलफिल, ये वाला गैप शायद फुलफिल हो जाए कि कॉन्सेंट्रेटेड सिचुएशन में ये तीनों क्या करते हैं, ये कहते हैं साहब तुमसे पहले हम कर लेंगे, ठीक है। क्यों, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से उनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसको वो पीछे छोड़ देती है, इसलिए हम इसको करा देते हैं। लेकिन यहां पे भी मैंने क्या कहा है कि अगर गैप इससे ज्यादा है, मतलब इस ये है ये तो ये नहीं करेंगे हम, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड भी हुआ ये इसी को कराएंगे हम। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं रही? सिर्फ मसला किसके लिए, इन तीन के लिए। क्यों है, इनकी वैल्यू अभी मैंने वैल्यू तो लिखी नहीं है, जब मैं कभी आगे टॉपिक ही क्या है मेरा कि भाईजान कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वैल्यू क्या होगी, मैं प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि वो वैल्यू हाइड्रोक्साइड की वैल्यू से उसकी पावर से ज्यादा हो जाएगी, तो देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अभी तो हम ओ लेवल के हिसाब से चल रहे हैं। अब आपके पास क्या मौजूद है जनाब साहब, ये एक पेज मौजूद है जिसपे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की 6 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको आपने एज अ होमवर्क करना है, मैं इसकी आंसर की आपके ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। मंडे वाले जो भी अगला लेक्चर हमारा फ्राइडे वाला, उसमें क्या होगा, दिस विल बी चेक्ड एज अ होमवर्क के तौर पर इसको चेक किया जाएगा, ठीक है। सर आसिम इसकी जरा तस्वीर ले लीजिए, इसको भी उसके अंदर ऐड कर लीजिए।